आज हम मेटाजोआ का जो अगला फाइलम है सिलेंट्रेट के बाद, वो है टिनोफेरा। टिनोफेरा के बारे में हमें आज स्टडी करनी है। वैसे टिनोफेरा के जो सामान्य लक्षण है वो सिलेंटेट्रा के बिल्कुल समान ही है। पहले टिनोफेरा और सिलेंटेट्रा दोनों की जो स्टडी है वो एक साथ की जाती थी, लेकिन फिर कुछ एडवांस कैरेक्टर्स या गुण होने के कारण टिनोफेरा को जो है वो सिलेंटेट से अलग किया गया। यहाँ हम जब पढ़ेंगे तो आप ये पाओगे कि सामान्यतः जो लक्षण है वो सिलेंटेट्रा या निडेरिया से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। कुछ अलग विशेषताओं के कारण जो है वो टिनोफेरा को बाद में अलग किया गया। तो टिनोफेरा किस प्रकार से होता है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ शब्द है टिनोफोरा। तो टिनोफोरा जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक आपके पास में है टिनो, टिनो का मतलब होता है कोम, कोम यानी कंगा, और फोरा का मतलब होता है टू बीरर, बीरर यानी कंग है का रूप धारण किया हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो टिनोफोरा जो सामान्यतः जो होते हैं वो जो कंगा होता है हमारा, कंगे की तरह जो है वो संरचना पाई जाती है। फिर कुछ जो टिनोफोरा है वो अखरोट के आकार के या गोल आकार के जो पाए जाते हैं, इसको हम शेप वॉलनट के नाम से जानते हैं। शेप वॉलनट के नाम से भी जानते हैं कि फाइलम टिनोफोरा है वो सबसे छोटा फाइलम है। क्यों? क्योंकि ये सिलेंटेट्रा जो फाइलम है उससे अलग किया हुआ है। सबसे छोटा फाइलम क्योंकि बहुत कम, जहां पर हमने देखा कि सिलेंटेट्रा की 5000 से ज्यादा जातियां हैं, या कोरीफेरम हमने पढ़ा था कि 10,000 से अधिक जातियां हैं। वैसे यहाँ जो इसमें टिनोफोरा की जो है वो 100 से कम ही जातियां पाई जाती है। तो इसलिए ये सबसे छोटे फाइलम के रूप में इसको पढ़ा जाता है। यहाँ हम जब पढ़ेंगे तो इसके मोस्टली जो करेक्टर्स है वो सिलेंटेड से मिले हुए मिलते जुलते। यहाँ टिनोफोरा की जो प्रमुख विशेषता है जिसकी वजह से इसको पहचाना जाता है वो है इसके पाए जाने वाले जो है वो टेंटिकल्स। क्योंकि इसमें जो है वो निडोब्लास्ट का जो है वो अभाव होता है, इसमें दंश कोशिका नहीं पाई जाती, लेकिन दंश कोशिकाओं जैसी संरचना जिसको हम पोलोब्लास्ट या लिसो सेल्स कहते हैं वो पाई जाती है, उसके ऊपर जो है टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो आइए हम यहाँ पर इसके सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य लक्षणों में ये जो मेट्रोजोआ का है वो सेकंड वाला जो फाइलम है, या हम ये कह सकते हैं कि सिलेंटेड के बाद में जो है वो जो है वो टिनोफोरा फाइलम है। तो ये भी एक प्रकार का निम्न कैटेगरी का लेकिन बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक प्रकार का जो है वो जीव होता है। फिर हम एक एक इसकी बातचीत करते हैं कि इसका जो आवास है वो कहाँ है। तो हमने सिलेंटेट्रा में ये पढ़ा था कि वो मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि ये केवल और केवल मेरीन वाटर यानी लवणीय जल के अंदर, समुद्र के अंदर ही पाया जाता है। यहाँ एक बात स्पष्ट ये कर ले कि जब इसको याद करना है आपको तो इसका हम सिलेंटेट्रा से जो है वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो काफी आसानी से याद हो पाएगा। तो ये केवल और केवल लवणीय जल में पाए जाते हैं, फ्रेश जल के अंदर ये नहीं पाए जाते। तो आवाज के रूप में ये हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं केवल लवणीय जल, लवणीय जल, या हम ये कह सकते हैं समुद्र में। और सामान्यतः जो है ये समुद्र के अंदर है वो गहराई के अंदर जो है पाए जाते हैं। और समुद्र में भी ये जो है वो कॉलोनी के रूप में नहीं होते बल्कि एकल सिंगल रूप से ये पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई के अंदर ये पाए जाते हैं और मुक्त प्लावी होते हैं यानी तैरने वाले होते हैं। तो ये सामान्यतः हम ये कह सकते हैं मुक्त प्लावी व एकल, यानी ये समूह में न रहकर, कॉलोनी में न रह करके एकल रूप में रहते हैं। इसके बाद में शारीरिक संगठन की अगर बातचीत करते हैं तो हमने सिलेंटेट्रा में भी पढ़ा था कि वहां पर टिश्यूज बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर भी जो है वो टिश्यूज बन जाते हैं। तो ये किस प्रकार का होता है इसका शारीरिक संगठन? उत्तक प्रकार का होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो ऑर्गन से नहीं बनते हैं। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसका जो शरीर जो होता है वो अखंडित होता है, यानी खंडों में विभक्त नहीं होता है। इसके बाद में इसमें सममिति की अगर बात करें, सिमेट्री की बातचीत करें तो ये सामान्यतः अरीय समित, यानी ये हम ये कह सकते हैं द्विअरीय समित, अरीय समित।
इसकी सिमेट्री जो होती है वो द्विअरीय सममित होती है। द्विअरीय सममित का मतलब ये हो गया कि ये रेडियल्स यानी अरीय भी होती है और द्विपार्श्वीय होती है, तो दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, द्विअरीय सममित। यानी यही हो गया कि इसको हम किसी भी अक्ष के केंद्र से होते हैं, अगर किसी भी अक्ष से काटेंगे तो दो समान भाग इसके बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देह गुहा, हम सिलोम की बातचीत करेंगे तो देखो ये अगुहीय होते हैं, बहुत बड़ी विशेषता है अगुहीय, यानी ये नॉन सिलामेट होते हैं, इसमें किसी प्रकार की जो सिलामेट या सिलों में नहीं पाई जाती है। जननिक स्तर, जननिक स्तर को जब हम बॉडी वाल के रूप में भी कह सकते हैं, तो जननिक स्तर लगभग लगभग वैसा ही पाया जाता है जैसा हमने सिलेंटेट्रा के अंदर पढ़ा था। सामान्यतः हम इसको जो है डिप्लोप्लास्टिक मानते हैं, यानी द्विस्तरीय। देखिए कई जो बुक्स वगैरह उसमें ये द्विस्तरीय मिलता है, कैसे, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि इसमें दो टर्म पाई जाती है। एक आपके पास जो बाहरी वाली जो लेयर पाई जाती है इसको अपन एक्टोडर्म बोलते हैं, और आंतरिक जो होती है इसके अंदर वो कौन सी होती है, एंडोडर्म होती है। सेम वैसी ये दो टर्म जो है वो पाई जाती है, सेम वैसे ही जैसे सिलेंटेटर के अंदर होती है। लेकिन सिलेंटेटर के जैसे इसमें एक विशेषता और पाई जाती है, वो ये पाई जाती है कि इसका जो मध्य वाला जो भाग है उसके अंदर एक लेयर और बन जाती है, जिसको अपन क्या कहा था सिलेंटेटर में के में मिजोग्लोनिया हमने कहा था, यानी जेली सदृश्य जिसको अपन कह सकते हैं, जेली सदृश्य मिजोग्लोनिया। ये इसके बीच में जेली सदृश संरचना या परत पाई जाती है, इसलिए कई बुक्स के अंदर जो है इसको त्रिस्तरीय भी माना गया है, कई बुक्स में इसको त्रिस्तरीय भी माना गया है, ट्राई ब्लास्टिक भी इसको कहा गया है। और ये जो मिजोग्लोनिया होता है उसके अंदर जो है अमीबोइड सेल्स जो है वो भरी हुई रहती है। ये एक सिलेंट्रेट से अलग विशेषता है, क्योंकि सिलेंट्रेट में हमने जब पढ़ा था कि मिजोग्लोनिया तो पाई जाती है लेकिन इसके अंदर जो है वो ये अमीबियस सेल्स या अमीबीय जो कोशिका है वो नहीं पाई जाती। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अमीबिय सेल्स या अमीबीय कोशिका इसके अंदर जो है पाई जाती है। फिर हम पाचन की बात करते हैं, तो पाचन किस प्रकार का होता है, पाचन सेम वैसे ही होता है जैसे सिलेंटेड में हमने पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था, अंतरा कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय, यानी हम इसको ये कहेंगे इंट्रासेल्युलर और दूसरा इसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्युलर। दोनों प्रकार का जो इसके अंदर पाचन पाया जाता है। इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर में अंतर यही है कि एक पाचन था वो अंतरा कोशिकीय पाचन वो होता है जिसमें केवल कोशिका के अंदर ही पाचन होता है, सूक्ष्म जीवों में सामान्य उस प्रकार का होता है। और एक एक्स्ट्रा या बाह्य पाचन वो होता है कि कुछ पाचन तो उसमें जो है वो सेल्स के अंदर हो जाता है, लेकिन कुछ पाचन की जो प्रक्रिया है वो सेल्स के बाहर भी होती है। जैसे हम मनुष्य की अगर बातचीत करते हैं तो पाचन की प्रक्रिया हम मुंह में लार के द्वारा ही शुरुआत कर देते हैं। हम फिजिकल रूप से जो है इसको तोड़ते हैं भोजन को, तो दांतों की सहायता से तोड़ते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लार्स वगैरह मिलाई जाती है, और आगे जब भोजन जाता है कोशिका में जाने से पहले तो वहां पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स है या रासायनिक केमिकल्स वगैरह मिलते हैं जो भोजन में सहायता करते हैं। भोजन जो है मुख से ही लगभग लगभग पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसको अपन कहेंगे बाह्य पाचन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर इसमें हम सिस्टम की बातचीत करते हैं, तंत्र की बातचीत करते हैं। तो देखिए सिलेंट्रेट की तरह इसमें भी मोस्टली जो है वो तंत्रों का अभाव होता है। तंत्रों का अभाव क्यों होता है, क्योंकि अभी केवल ये उत्तक स्तरीय है, यहाँ केवल उत्तक बना है, सेल्स वगैरह इकट्ठे होकर के उत्तक तो बना लेती है लेकिन तंत्र का भी निर्माण नहीं हुआ। तो हम यहाँ कहेंगे इसमें कि श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, इन सभी तंत्रों का अभाव होता है, यानी ये तंत्र जो है इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो फिर इसमें जो कार्य होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ हमें ये ध्यान रखने की बात है कि सिलेंट्रेट की तरह जो है इसमें उत्सर्जन और जो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो उसके त्वचा की बाहरी सतह के द्वारा जो है वो विसरण विधि के द्वारा हो जाता था। यहाँ हम लिख सकते हैं त्वचा की बाह्य सतह द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा जो इसके है वो पाचन की प्रक्रिया हो जाती है। और ये बाकी जो है इनमें तंत्र जो है किसी प्रकार का नहीं पाया जाता है। यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो तंत्रिका तंत्र
की तरह कोई तंत्र तो इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन जो न्यूरॉन्स जो होते हैं या तंत्रिकाएं जो होती है वो कुछ फैली हुई रहती है, यानी विस्तृत प्रकार की होती है। और विस्तृत प्रकार की यानी फैल करके, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, कुछ फैल जाती है, बढ़ने की कोशिश करती है और विकसित होकर के एक जाल जैसी संरचना बना लेती है, जिसको अपन नर्व नेट के नाम से जानते हैं। और इसमें मस्तिष्क जैसी कोई संरचना नहीं होती, लेकिन मस्तिष्क जगह जो है वो नर्व नेट जो है इसके अंदर पाई जाती है, बोलते हैं स्टेटोसिस्ट के नाम से जानते हैं, यानी मस्तिष्क का जो काम हो वो स्टेटोसिस्ट से करता है। फिर यहाँ हम वापस यदि पाचन की अगर बातचीत करते हैं तो पाचन में ये खाता क्या है, तो सामान्य रूप से जो है वो टिनोफोरस की जो प्राणी है वो मांसाहारी होते हैं, और ये मोलस्का है या सूक्ष्म जैसे क्रस्टेशियंस है, उनके अंडों या लार्वा को ये निगल करके और खा करके अपना जीवन यापन करता है। हमने यहाँ भी देखा था कि इसके अंदर जो है वो मुख पाया जाता है, लेकिन गुदा का अभाव होता है। ये सिलेंट्रेट की भी ये विशेषता थी, यानी इसका एक भाग जो होता है वो खुला होता है, लेकिन दूसरा भाग जो होता है नीचे से इसका बंद होता है। तो ये तो इसके मुख्य रूप से विशेषताएं होगी। फिर हमें यहाँ पर कुछ ऐसी विशेषताएं भी पढ़नी है जो फिर हमें यहाँ कुछ ऐसी विशेषताएं भी पढ़नी है कि जिसके कारण इस टिनोफोरा को जो है वो सिलेंट्रेट से अलग करना पड़ा, यानी कुछ ऐसी विशेषताएं जो सिलेंट्रेट्रा और इसमें जो है वो टिनोफोरा में विभेद उत्पन्न करती है। उसमें देखिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि सिलेंट्रेट में हमने पढ़ा था कि दंश कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर दंश कोशिकाएं या जिसको अपन न्यूरोब्लास्ट कहते हैं वो यहाँ पर अनुपस्थित होती है। तो रिप्रोडक्शन यानी जनन किस प्रकार का इसमें होता है, तो हमें ये ध्यान में है कि जो टिनोफोर्स है वो द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल जीव होते हैं, और इसके अंदर जो है नर व मादा यानी मेल व फीमेल दोनों जो जीव है वो एक के अंदर ही पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनन जो होता है वो आपके पास में लैंगिक प्रकार का जनन होता है, यानी और लैंगिक जनन जो होता है वो किसके माध्यम से होगा, गैमेट के माध्यम से होगा। और ये जो गैमेट्स है ये मुक्त जल के अंदर जो है बाहर मुक्त कर दिए जाते हैं। तो हम निषेचन की अगर बातचीत करें कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सा होता है, बाह्य निषेचन होता है इसके अंदर, यानी गैमेट्स को जो है वो बाहर जल में त्याग दिया जाता है, और जल में त्याग देने के बाद में इसमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार के रसायनों के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा ये एक दूसरे को जो है वो आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करके दोनों गैमेट पास में आकर के और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं। हम डेवलपमेंट की बातचीत करते हैं इसके अंदर कि परिवर्तन किस प्रकार का होता है, तो परिवर्तन जो होता है इसके अंदर वो इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष इसको अपन बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जिस इसके अंदर जो है वो सीधा ही जीव या बेबी नहीं बनती है, सीधा जीव नहीं बनता है, बल्कि जीव बनने से पहले जो है वो क्या बनता है, लार्वा अवस्था बनती है, जो सिलेंट्रेट्रा में भी पाई जाती थी। तो लार्वा अवस्था जो है वो प्रमुख रूप से इसकी विशेषता है, और लार्वा जिसमें बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट कहते हैं। और इसका जो लार्वा बनता है उसको हम बोलते हैं सिलीपिडा। तो ये बहुत बार हो जाता है कि जो टिनोफेरा जो जीव है उसके अंदर जो लार्वा का नाम बताइए, तो सिलीपिडा जो है इसका लार्वा है। अब हमें यहाँ वे लक्षण पढ़ने हैं जिसकी वजह से जो टिनोफेरा है उसको सिलेंट्रेट्रा से जो वो अलग करना पड़ा, यानी कुछ अलग विशेषता इसके अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहली जो विशेषता इसमें अलग पाई जाती है कि हमने देखा सिलेंट्रेट्रा के अंदर जो है वो न्यूडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है, लेकिन ये इसके अंदर जो दंश कोशिकाएं या न्यूडोब्लास्ट का जो है वो अभाव होता है। तो पहला हम ये लिख सकते हैं इसमें कि या दंश कोशिकाओं का अभाव, इसके अंदर जो है दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती। आपको दिखाई दे रही होगी शायद कुछ दंश कोशिकाओं जैसी संरचना, लेकिन ध्यान रखना ये दंश कोशिकाएं ये न्यूडोब्लास्ट नहीं है, बल्कि इसमें दंश कोशिकाओं के स्थान पर या न्यूडोब्लास्ट के आधार पर जो लेसोसेल्स या फिर एक इसी प्रकार के जो है दूसरी संरचना कोलोब्लास्ट ये संरचना पाई जाती है, यानी लेसोसेल्स या कोलोब्लास्ट जो संरचना पाई जाती है, ये हमने यहाँ लिख भी रखा है। तो
ये जो है वो क्या काम करती है, इसी प्रकार से भोजन को पकड़ने का काम करती है, यानी इसमें भोजन में सहायता करती है। ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। इसके अलावा इसकी दूसरी जो मुख्य विशेषता है वो इसके शरीर पर पाए जाने वाले 8 बाह्य पक्षमाप एक कंघी रूपी प्लेट के रूप में पाए जाते हैं। ये एक प्रमुख इसकी विशेषता है। और जो रोमाब संयोजित रोमाब से यानी रोम जैसी संरचनाओं से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो शरीर जो होता है वो पेशीय व संयोजी उत्कों से मिलकर के बना होता है, यानी इसका जो शरीर है वो संयोजी व पेशीय ऊतक इसकी प्रमुख विशेषता है। और अगर विशेषता हम देखें तो इसका जो शरीर जो होता है वो कोमल जेली सदृश है, लगभग आर पार देखे जाने, यानी इसको हम पारदर्शी कह सकते हैं, पारदर्शी व रंगीन प्रकार का होता है। यानी इस टिनोब्लास्ट के जो प्राणी है वो सभी के अंदर सबसे सुंदर प्रकार के प्राणी में से आते हैं, क्योंकि ये रंगीन प्रकार के होते हैं और पारदर्शी होते हैं, तो बहुत दिखाई देने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ये फाइलम सबसे सुंदर फाइलम माना जाता है। तो ये एक प्रमुख इसकी विशेषता होगी। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है ये जब सूर्य की प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर पड़ती है तो उसकी वजह से ये प्रकाश जो को जो है वो रेनबो के रूप में यानी इंद्रधनुष के रूप में जो बखेर देता है। तो रिप्रोडक्शन यानी जनन किस प्रकार का इसमें होता है, तो हमें ये ध्यान में है कि जो टेनोफोर्स है वो द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल जीव होते हैं। और इसके अंदर जो है नर व मादा यानी मेल व फीमेल दोनों जो जीव है वो एक के अंदर ही पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनन जो होता है वो आपके पास में लैंगिक प्रकार का जनन होता है, यानी और लैंगिक जनन जो होता है वो किसके माध्यम से होगा, गैमेट के माध्यम से होगा। और ये जो गैमेट्स है ये मुक्त जल के अंदर जो है बाहर मुक्त कर दिए जाते हैं। तो हम निषेचन की अगर बातचीत करें कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सा होता है, बाह्य निषेचन होता है इसके अंदर, यानी गैमेट्स को जो है वो बाहर जल में त्याग दिया जाता है और जल में त्याग देने के बाद में इसमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार के रसायनों के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा ये एक दूसरे को जो है वो आकर्षित करते हैं और आकर्षित करके दोनों गैमेट पास में आकर के और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं। हम डेवलपमेंट की बातचीत करते हैं इसके अंदर कि परिवर्तन किस प्रकार का होता है, तो परिवर्तन जो होता है इसके अंदर वो इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष इसको अपन बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जिस इसके अंदर जो है वो सीधा ही जीव या बेबी नहीं बनती है, सीधा जीव नहीं बनता है, बल्कि जीव बनने से पहले जो है वो क्या बनता है, लार्वा अवस्था बनती है, जो सिलेंटेट्रा में भी पाई जाती थी। तो लार्वा अवस्था जो है वो प्रमुख रूप से इसकी विशेषता है। और लार्वा जिसमें बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट कहते हैं। और इसका जो लार्वा बनता है उसको हम बोलते हैं सिलिपिडा। तो ये बहुत बार हो जाता है कि जो टिनोफेरा जो जीव है उसके अंदर जो लार्वे का नाम बताइए, तो सिलिपिडा जो है इसका लार्वा है। हमें यहाँ वे लक्षण पढ़ने हैं जिसकी वजह से जो टिनोफेरा है उसको सिलेंटेट्रा से जो वो अलग करना पड़ा, यानी कुछ अलग विशेषता इसके अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहली जो विशेषता इसमें अलग पाई जाती है कि हमने देखा सिलेंटेट्रा के अंदर जो है वो निडोब्लास्ट या 10 कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है, लेकिन ये इसके अंदर जो 10 कोशिकाएं या निडोब्लास्ट का जो है वो अभाव होता है। तो पहला हम ये लिख सकते हैं इसमें कि या 10 कोशिकाओं का अभाव, इसके अंदर जो है 10 कोशिकाएं नहीं पाई जाती। आपको दिखाई दे रही होगी शायद कुछ 10 कोशिकाओं जैसी संरचना, लेकिन ध्यान रखना ये 10 कोशिकाएं ये निडोब्लास्ट नहीं है, बल्कि इसमें 10 कोशिकाओं के स्थान पर या निडोब्लास्ट के आधार पर जो लेसोसेल्स या फिर एक इसी प्रकार के जो है दूसरी संरचना कोलोब्लास्ट ये संरचना पाई जाती है, यानी लेसोसेल्स या कोलोब्लास्ट जो संरचना पाई जाती है ये हमने यहाँ लिख भी रखा है। तो ये जो है वो क्या काम करती है, इसी प्रकार से भोजन को पकड़ने का काम करती है, यानी इसमें भोजन में सहायता करती है। ये इसकी एक मुख्य विशेषता है।
इसके अलावा इसकी दूसरी जो मुख्य विशेषता है वो इसके शरीर पर पाए जाने वाले 8 बाह्य पक्षमाप एक कंघी रूपी प्लेट के रूप में पाए जाते हैं। ये एक प्रमुख इसकी विशेषता है। और जो रोमाब संयोजित रोमाब से यानी रोम जैसी संरचनाओं से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं शरीर जो होता है वो पेशीय व संयोजी उत्कों से मिलकर के बना होता है, यानी इसका जो शरीर है वो संयोजी व पेशीय ऊतक इसकी प्रमुख विशेषता है। और अगर विशेषता हम देखें तो इसका जो शरीर जो होता है वो कोमल जेली सदृश है, लगभग आर पार देखे जाने, यानी इसको हम पारदर्शी कह सकते हैं, पारदर्शी व रंगीन प्रकार का होता है। यानी इस टिनोब्लास्ट के जो प्राणी है वो सभी के अंदर सबसे सुंदर प्रकार के प्राणी में से आते हैं, क्योंकि ये रंगीन प्रकार के होते हैं और पारदर्शी होते हैं, तो बहुत दिखाई देने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ये फाइलम सबसे सुंदर फाइलम माना जाता है। तो ये एक प्रमुख इसकी विशेषता होगी। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है ये जब सूर्य की प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर पड़ती है तो उसकी वजह से ये प्रकाश जो को जो है वो रेनबो के रूप में यानी इंद्रधनुष के रूप में जो बखेर देता है। तो इसके शरीर पर जो मुख्य विशेषता हमें ये दिखाई दे रही है यहाँ पर दो इस पर से केवल दो, जिसको अपन बोलते हैं टेंटेकल्स, ये पाए जाते हैं। और टेंटिकल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि ये संयोजित रोमों से मिलकर के जो बना होता है और इसका काम जो होता है भोजन पकड़ने का काम होता है। और यहाँ हमने जो ये पक्षमा पढ़े थे ये इसके गमन में भी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राणी है वो इन विशेषताओं के कारण जो है उसको हमने सिलेंट्रेट से अलग करना पड़ा है। एक और इसके अंदर अंतर है कि जहां हमने पढ़ा था सिलेंट्रेट के अंदर जो मेटाजेनेसिस यानी पीढ़ी एकांतर पाया जाता है, तो यहाँ पर मेटाजेनेसिस का क्या होता है, अभाव होता है। यानी सिलेंट्रेट की तरह इसके अंदर सिलेंट्रेट में हमने पढ़ा था कि दो अवस्थाएं, एक पेडुसा और दूसरे पोलिप संरचनाएं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से पोलिप और मेडुसा जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। तो ये प्रमुख लक्षण है जो इसको सिलेंट्रेट से अलग करते हैं। अब हम वो लक्षण पढ़ेंगे, लास्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि इस ऐसी कौन सी विशेषता है जो इस जीव की पहचान का कारण बनती है, इसका विशेष लक्षण। तो विशेष लक्षण इसमें जो है वह है जीव या जीवक सदीप्तता, यानी ये खुद जो है वो प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी इसको हम कह सकते हैं प्रकाश का उत्सर्जन। और जब प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो ये बिल्कुल सूर्य में जैसे इंद्रधनुषी रंग यानी रेनबो बनता है, वैसे ही प्रकाश का उत्सर्जन होने पे यहाँ रेनबो बनता है। तो ये एक इसकी प्रमुख या विशिष्ट विशेषता है जो केवल इसी के अंदर या इसकी पहचान का कारण बनती है। नेक्स्ट हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हमने बताया था कि ये बहुत छोटा यानी सिलेंडर से मिला जुला ही संघ फाइलम उससे अलग किया और फाइलम है, तो इसमें बहुत सारी कोई विशेषताएं नहीं पाई जाती, बहुत छोटा ये फाइलम है। तो इसको वर्गीकरण के आधार पर केवल दो क्लास के अंदर इसको बांटा गया है, और दो क्लास भी जो बांटी गई है वो इसमें पाए जाने वाले कौन सी टेंटिकल्स के आधार पर, यानी 10 कोशिका न्यूडोब्लास्ट इसमें होते नहीं है, और इसमें पाई जाने वाली जो टेंटिकल्स है जिसको हम सहस्पर्शक कहते हैं उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इसको दो क्लास के अंदर बांटा गया है। तो यहाँ क्लास में हम देखते हैं केवल इसमें दो क्लास है आपके पास में, किसके आधार पर, इसमें पाए जाने वाले टेंटिकल्स या स्पर्शक के आधार पर इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। तो देखिए यहाँ पहला जो नाम आपके पास में आ रहा है वो टेंटिकल्स से ही जिसकी उत्पत्ति है वह है टेंटिकुलेटा। और टेंटिकुलेटा जो है इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि इसके अंदर सहस्पर्शक या टेंटिकल्स जो है वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और दूसरा आपके पास में न्यूडा, तो न्यूडा के अंदर क्या है कि ये स्पर्शक जो है वो अनुपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान इस प्रकार से करते हैं, यानी इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और न्यूडा के अंदर जो है वो टेंटिकल्स अनुपस्थित होते हैं, ये संरचना नहीं पाई जाती। दूसरा हम देखते हैं कि जिसके अंदर या टेंटिकुलेटा में हम देखते हैं कि जो सहस्पर्शक या आपके पास में जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं, तो टेंटिकल्स के निचली सतह के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसको हमने पीछे ही पढ़ा था, जो मस्तिष्क का काम करती है टिनोफोरा के अंदर, और उसको हमने कहा था स्ट्रोटोसिस। तो यहाँ पर जब टेंटिकल्स पाए जाते हैं तो उसकी निचली सतह के ऊपर है वो स्ट्रोटोसिस भी है, वो कहाँ पर, निचली सतह पर विस्तृत रूप से फैले होते हैं।
जो कि किसका काम करते हैं, नर्वस सिस्टम का काम करते हैं या इसके मस्तिष्क की तरह कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ न्यूडा में हम देखते हैं कि जब टेंटेकल से नहीं पाए जाते हैं तो उसकी निचली सतह पर स्टोटेसिस का पाया जाना कैसे संभव हो सकता है। यहाँ स्टोटेसिस जो है अनुपस्थित होते हैं। ये दो चीज होगी। तीसरी चीज है इसका आकार किस प्रकार से होता है। तो आकार सामान्यतः जो है वह टेंटाकुला का हमने यहाँ दे रखा है कि गोल या कोम्ब आकार का, या हम ये कह सकते हैं कि ये अखरोट के आकार का होता है, अखरोट के आकार का या कोम्ब आकार का होता है, क्योंकि हमने इसको कोम्ब जेली भी कहा था। लेकिन इस दूसरी ओर अगर हम न्यूडा में देखते हैं तो न्यूडा का आकार किस प्रकार से होता है, आपके पास में घंटी के आकार का, या फिर अगर हम उल्टा ग्लास रख देते हैं तो उसका जैसी इसकी कुछ संरचना होती है। एग्जाम्पल्स के रूप में हम देखना चाहे तो एग्जाम्पल्स जो है वो टेंटेकल्स के, जैसा ही मैंने बताया था बहुत छोटा सा फाइलम है तो इसके कैरेक्टर्स भी सीमित होंगे और इसके जीव भी सीमित होंगे। तो यहाँ टेंटेकुलेटा के उदाहरण है वो आपके पास में टिनोप्लेना एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा सिनोप्लाना भी एक अच्छा उदाहरण है। मुख्य उदाहरण के अंदर है आपके पास ल्यूरोब्रेकिया, इसके बाद में वेलमैन जो है इसके मुख्य एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हम अगर न्यूडा में देखें तो मुख्य एग्जाम्पल्स के अंदर जो है वो बीरो या बेरई जो है इसका मुख्य एग्जाम्पल्स है। और इसकी जो इसको सामान्यतः हम इसकी आकृति जो है वो बिल्ली की तैरती हुई आंखों की तरह होती है और इसको हम समुद्री पेटी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम समुद्री पेटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है वो सिलेंट्रेटा से अलग किया हुआ जो एक संघ है टिनोफेरा। तो हमने टिनोफेरा के बारे में कुछ आज पढ़ा है और आशा करता हूँ बहुत छोटा सा फाइलम है और आप अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन सिलेंट्रेट्स के साथ में करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। धन्यवाद।